दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज समझ में आया कि आपने कितना कुछ सहा होगा इस घर में। इतने साल में देखकर भी अनजान बना रहा, लेकिन आज खुद की पत्नी की बात आई तो समझ में आया कि घर के लोग बहू को बेटी तो छोड़ो, औरत भी नहीं समझते हैं। मेरा नाम प्रमोद है। मैं बेंगलुरु में प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले अनीता से हुई थी। अनीता दिखने में अच्छी खासी थी, शरीर भी उसका काफ़ी अच्छा था। हमारी फैमिली मध्यवर्गीय थी। हम 2 भाई और एक छोटी बहन थी। सभी की शादी हो चुकी थी और सभी बाल बच्चे वाले थे। मैं सबसे छोटा था। जब मेरी शादी हुई तो अनीता की फैमिली कुछ खास दहेज के रूप में मुझे नहीं दिए थे। मुझे तो इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं अनीता को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश था। लेकिन मेरे घर वाले ज़्यादा खुश नहीं थे। शादी के बाद जब मैं बेंगलुरु जाने लगा तो अनीता भी मेरे साथ आने की जिद करने लगी। प्रमोद, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। कैसे रहूँगी आपके बिना? अनीता, मुझे भी तो तुम्हें ऐसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। बात समझो, बेंगलुरु बहुत महंगा शहर है। मेरी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं वहाँ तुम्हें रख सकूँ। वहाँ पर अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पूरी फैमिली है, सभी बहुत प्यार से ख्याल रखेंगे तुम्हारा। फिर हम मोबाइल से घंटे बात भी करेंगे और फिर मैं अपनी अनीता के पास मिलने आ जाया करूँगा। अनीता को समझा तो दिया था, लेकिन मेरा भी मन उसे दूर जाने पर उदास हो गया था। मैं बेंगलुरु जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। प्राइवेट जॉब खून जो चूस लेता है। जब भी समय मिलता अनीता को वीडियो कॉल कर लेता। 1-2 महीने तक उससे अच्छे से बात हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे बहुत कम बातें करती और मुझे शायद ही कभी कॉल करती। और जब मैं कॉल करता तो अधिकतर बिजी ही रहती थी। मैंने कभी इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। माँ या किसी और के पास फ़ोन करता तो वह अनीता से बात करा देते। इस बीच कई बार आया और गया। मैं अपने घर आया हुआ था। अनीता मुझे देखकर खुशी से चहल उठती थी। इसी बीच उसने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि वह माँ बनने वाली है और मैं पिता। घर में खुशियों का माहौल दौड़ गया। मेरी माँ उसकी बस नज़रें उतारने में जुट गई। एक दिन वो मुझसे बोली, प्रमोद, मैं अपने मायका जाना चाहती हूँ, जब तक बच्चा ना हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही माने तो बेंगलुरु जाने से पहले तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। जब मैं यही बात अपनी माँ से कहा तो गुस्सा होकर बोली, कहीं नहीं जाना है। हम सब मर गए हैं क्या? हम 3 औरतें हैं घर में, फिर तुम्हारी बहन भी आती जाती रहती है। इतने लोग इसका ख्याल रखने के लिए है ना? इतना भी मन चढ़ाना ठीक नहीं अपनी लुगाई का। अनीता का मायका जाना कैंसिल हो गया। 9 महीने बाद में एक बेटे का बाप बन गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था मेरे नज़रों के सामने, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो अनीता की उदास आंखें मुझसे कहना चाहती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं जब भी अनीता को देखा वो मुझे दुबली ही दिखती थी। जब शादी करके अनीता आई थी, जो चमक उसके चेहरे पर थी, अब वह चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। एक बात मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं घर आता हूँ तो मेरी बहन अक्सर मुझे अपने मायके ही मिलती थी। मम्मी पापा की वजह से मैं उसे कुछ कहता नहीं था। मैं अपने घर आया हुआ था। अपने बेटे को देखकर मुझे जो खुशी मिलती है उसकी बात ही क्या करना। अनीता जब देखो काम में ही बिजी रहती है। उसके पास तो फुर्सत ही नहीं था कि वह मेरे पास बैठकर कुछ बातें कर सके। रात के समय जब भी मैं उसके करीब जाता वो हमेशा मुझसे दूर होकर सो जाती, जैसे कितनी थकान होती हो उसे। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या हो गया है अनीता? जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तुम दूर क्यों चली जाती हो? दिन भर काम का बहाना और रात में सोने का। अनीता ने कहा, मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो घर में और भी लोग हैं, वो तो तुम्हारी तरह तो काम का बहाना बनाकर भाग नहीं रहे हैं। वो मेरी बातें चुपचाप सुन रही थी। देखो, मेरे बारे में तो सोचो, मैं किसके पास जाऊं? मुन्ना रो रहा है, मुझे उसे दूध पिलाने जाना है। आप सो जाइए, मैं कुछ देर में आती हूँ। यह कहकर कमरे से चली गई। मैं भी गुस्से में जाकर सो गया। सुबह नींद खुली तो देखा कि अनीता अभी तक सोई है। आज तक मैंने अनीता को इतनी देर तक सोते हुए नहीं देखा था, फिर आज कैसे? तभी मेरी मम्मी दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा, अभी तक सोई है तेरी लुगाई?
इतनी देर तक कहीं घर की बहू सोती है। मैंने उनसे कहा, इसमें गलत क्या है माँ? पहली बार मैंने उसे इतनी देर तक सोते हुए देखा हूँ। अच्छा, तो नाश्ता कौन बनाएगा? घर का काम कौन करेगा? मैंने कहा, 2 भाभियाँ हैं, आप हैं, दीदी हैं, कोई एक बना लो नाश्ता। माँ भनभनाते हुए वहाँ से चली गई। मैं अनीता को उठाने लगा। काफ़ी देर आवाज़ देने के बाद भी वो कुछ रिप्लाई नहीं करी थी। मैं घबराकर उसके पास जाकर देखा तो उसकी बॉडी बुखार से जल रही थी और वो बेहोश थी। मैंने अपने घर वालों को आवाज़ दिया लेकिन कोई नहीं आया। मुन्ना भी रो रहा था। जल्दी जल्दी अनीता को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर उसे भर्ती कर लिए और इलाज शुरू हो गया। अनीता की हालत देखकर मैं काफ़ी दुखी था, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान यह सोचकर कि मेरे घर से कोई भी उसकी हालचाल पूछने नहीं आया, सिवाय मेरे दोनों भाभियों की, जो फ़ोन पर अनीता की हालचाल पूछ रही थी। डॉक्टर मुझे केबिन में बुलाती है और जो मुझे वो बताती है वो काफ़ी मुझे हैरान और परेशान कर रहा था। मिस्टर प्रमोद, आपकी वाइफ काफ़ी कमज़ोर है। उनके कुछ टेस्ट किया जो बिल्कुल ही अनसेटिस्फाइड है। प्लीज़ उनका ख्याल रखिए। कोई भी टेस्ट जो हमने किया सही नहीं है। देखिए मिस्टर प्रमोद, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो सिर्फ जिंदा शरीर है जिसमें कोई जान नहीं है, ताकत नहीं बची है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, उन्हें रेगुलर देते रहिएगा। मैं अनीता को लेकर घर आ गया। मुझे अब समझ में आ रहा था कि अनीता मुझसे दूर क्यों भाग रही थी। इतनी कमज़ोर शरीर में क्या कभी उसका मन करता होगा कि वो मेरे पास बैठकर बात करे? मैं काफ़ी दुखी हो रहा था। घर पहुंचते ही अनीता काम में लगने के लिए जैसे गई, मैंने उसे रोक लिया। अनीता, तुम्हें घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से तुम बस रेस्ट करोगी। जो भी काम होगा घर के, बाकी लोग मिलकर कर लेंगे। यह सुनते ही मेरी माँ मुझ पर बरस पड़ी। ऐसा क्या हो गया है उसे जो घर का काम नहीं करेगी? और भी 2 बहुएं हैं, उन्होंने तो ऐसा बहाना बनाकर नहीं बैठ गई। तभी मेरी बहन बोली, वाह भैया, हमें तो बहुत ज्ञान देते हो। काम करने से शरीर ठीक रहता है और अपनी पत्नी को आराम करने के लिए कह रहे हो। हम सब उससे उम्र में और रिश्ते में बड़े हैं। हम काम करें और वह महारानी आराम करे, यह कैसे हो सकता है? मैंने उनसे कहा, डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है। उसका जो भी काम होगा मैं कर दिया करूँगा। भाभी, अनीता को आराम की सख्त ज़रूरत है। अब से घर के काम में मैं आपका मदद कर दिया करूँगा। यह सुन मेरे भाइयों ने मुझसे कहा, अब औरतों का काम तू करेगा। देख, अपनी औरत का मन बिगाड़ना है तो बिगाड़, पर हमारी औरतों का नहीं। आज तक इन दोनों की तबीयत खराब होती आई है, लेकिन हमने इस तरह घर में सभी के सामने बेशरम बनकर अपनी पत्नी का तरफदारी नहीं करते आए हैं। अपनी अपनी पत्नियों को बिस्तर पर बैठाकर माँ बहन से काम नहीं करवाए हैं। यह तू ही कर, हमसे नहीं होगा। सबकी बातें सुनकर मुझे अनीता पर हुए हर जुर्म का एहसास हो गया था। अनीता ने छोटे होने का क्या कर्ज चुकाया होगा। कई सालों से मेरी भाभियाँ भी तो इन्हीं झूठी और ढुकेसले बातों से हर रोज आघात होती होगी, लेकिन आज मेरा चुप रहना सबको सही ठहरा जाता, इसलिए मेरा बोलना बहुत ज़रूरी हो गया था। सबसे पहले मुझे दीदी को जवाब देना था। दीदी, आप इस घर की बेटी है और हमारी बहन है। आप जब चाहें जैसे चाहें यहाँ आकर रह सकती है, लेकिन आपको इस घर की औरतों के बारे में बोलना, खासकर अपनी भाभियों के बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। उन पर अपना शासन चलाने का अधिकार नहीं है। मेरी माँ मुझे बीच में ही रोकना चाहिए, लेकिन मैंने सबसे कहा, आज कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, सिर्फ मेरी सुनेगा। मैंने बोलना शुरू किया। दीदी, आप अपने ससुराल में क्या करती हैं, कैसे करती हैं, यह सब देखने मेरी पत्नी नहीं जाती है। इसलिए मेरी पत्नी अपने ससुराल में क्या कर रही है, यह देखने के लिए हम सब हैं। यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आकर खुशी से रहिए। जो भी आपके अधिकार है इस घर में, उस अधिकार के साथ रहिए, लेकिन मेरी पत्नी का और भाभियों का भी अधिकार छीनना सही नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करती दीदी? आप इस घर की बेटी हैं, क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा को अपने ससुराल में ले जाकर अपने साथ रखकर सेवा कीजिए। यह सुनकर वो भड़क गई और बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? वह मेरा ससुराल है, वहाँ मैं कैसे मम्मी पापा को लेकर जा सकती हूँ? क्यों, आपका ससुराल आपका घर नहीं है, या कभी अपने ससुराल को अपना घर माना ही नहीं? गलती आपकी नहीं है दीदी, गलती हम सब की है, जो कभी आपको गलत करने पर कभी रोका नहीं, आपको टोका नहीं, और आपको हमेशा ऐसा लगा कि आप जो भी करती आई वही सही है। यह सुनकर मेरी दीदी चुप हो गई
अब बारी थी भाइयों की। क्या कहा अपने भैया कि औरतों का मन नहीं बिगाड़ना चाहिए। भले औरतें आपका मन बिगाड़ के रखें, क्यों नहीं बिगाड़ना चाहिए। जब बात औरतों की है तो माँ भी तो औरत है, दीदी भी औरत है, फिर उनका क्यों मन बिगाड़ा आपने भैया। हमारी पत्नियाँ रोज हमारे लिए ही घर का काम करती है, हमारी वजह से इस घर के बाकी लोगों से रिश्ता है उनका। आपको खुश करने के लिए बाकी लोगों को खुश हर रोज करती है, फिर आपका फर्ज नहीं है कि आप उसके लिए उसे खुश रख सकें। आपकी पत्नी बीमार पड़ जाती है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप बीमार पड़ जाओ, इससे उनकी दुनिया डगमगा जाती है। दिन रात 24 घंटे वो आपके लिए मेहनत करती है, फिर भी आप लोग उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप संतुष्ट होना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें इंसान समझते ही नहीं हैं, समझते तो उन्हें खुश रखते, संतुष्ट रखते। इन्हें कुछ हो जाएगा तो कभी सोचा है हमारे बच्चों का क्या होगा भैया। हमारी पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो हम बच्चों का बहाना करके घर के प्रेशर में आकर दूसरी शादी कर लेते हैं। सच तो यह है कि बहाना भले बच्चों का रहता है, मगर हमारे अंदर का जो मर्द है वो खुद दूसरी शादी करना चाहता है। सच बताइए भैया, आपकी पत्नी के मरने के बाद आप जहां बच्चों का बहाना लेकर दूसरी शादी करेंगे, क्या वहां आपके बच्चों को अपनी माँ मिल पाती है। आपको पत्नी तो मिल जाएगी, पर बच्चों को उनकी माँ नहीं मिल पाएगी। जीवन भर आपके बच्चे तड़पेंगे अपनी माँ के लिए। कम से कम हम उन्हें इतनी तो खुशियाँ दे दें कि उनकी ज़िंदगी लंबी हो या ना हो, उनका शरीर तो स्वस्थ रहे, उनका मन तो खुश रहे। नहीं भैया, मैं अपनी पत्नी को नहीं खो सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपना बच्चा बहुत प्यारा है। मैं अपने बच्चों को जीवन भर का गम और दुख नहीं दे सकता हूँ। मेरी पत्नी मेरे बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपना देख लीजिए। और माँ, तुम ही कहती हो ना कि मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमें अच्छे संस्कार देते देते खुद ही संस्कार भूल गई कि एक औरत के साथ कैसे रहना चाहिए। क्या गलती है नीता की, यही कि वह दहेज लेकर कम आई थी, या उसका पति उसके साथ में नहीं था, या यह कि वो चुपचाप सब कुछ सह रही थी। उसकी हालत देखा है माँ, खड़ी नहीं हो पा रही थी, फिर भी अस्पताल से आते ही वह घर के काम में लग गई, बिना किसी से कुछ कहे, शिकायत किए, मगर तुम लोगों को दया नहीं आई। मुझे माफ़ करना माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे प्रति मेरा कर्तव्य भी है और हमेशा रहेगी। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं आऊँगा, मैं और मेरे बच्चे भी आएंगे। लेकिन मैं अनीता को कभी इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे पूरे घर का भार उठा के रखे। मैं अपनी बीवी को लेकर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं तुमसे मिलने आया करूँगा, मगर मेरी पत्नी जब तक उसकी मर्जी ना होगी वो यहाँ नहीं आएगी। मैंने अपनी भाभीयों से माफ़ी मांगा कि इतने साल उनके दर्द को मैं समझ नहीं पाया, यह जानते हुए कि क्या कष्ट में ज़िंदगी जी रही होंगी, फिर भी अपनी आंखें बंद करके रखी थी। जब अपनी पत्नी की बारी आई तो मेरी आंखें भी खुल गई। अब सबकी आंखें शर्म से झुक गई थी। शायद सभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ तो सुधार कर लेंगे, इस घर की औरतों के लिए और अपनी पत्नियों के लिए। मैं अनीता के पास गया। अनीता, शिकायत तो मुझे तुमसे भी है। तुमने एक बार भी मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ क्या कष्ट झेलना पड़ रहा है? क्यों छुपाती रही मुझसे? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं तुम पर भरोसा करूँगा कि नहीं? अनीता ने कहा, नहीं प्रमोद, मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप मेरे पर भरोसा करेंगे, लेकिन आपने ही कहा था ना कि बेंगलुरु में बहुत मुश्किल है ज़िंदगी जीना, और मैं उस मुश्किल में आपको नहीं डालना चाहती थी। मैं फ़ोन पर इसलिए बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर था कि यदि मैं फ़ोन पर ही रो दिया, आपकी बातें सुनकर, आपको याद करके अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो आप बेचैन हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे सारी बातें छुपाई। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको तकलीफ़ दिया है। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे बाहों में भर लिया। हम दोनों के आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं अनीता को लेकर हमेशा के लिए बेंगलुरु चला गया।